Hello guys, Bharat here. I am back with another lecture of Indian polity for UPSC CSE. It is a crash course on Indian polity. So I hope you are doing well. आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की. इट इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. नाउ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है, जिस प्रकार अटॉर्नी जनरल होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए केसेस में, ठीक उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किसी भी स्टेट में, ही इज़ द एडवोकेट जनरल. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडवोकेट जनरल का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 165 यानी 165 में प्रोविजन दिया गया है ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल का. तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ. प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है. मेंस में भी अगर आप आंसर लिखोगे, डेफिनेटली अगर आप आर्टिकल्स लिखोगे तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे. तो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसा कि आपको बताया, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट. ही कॉरेस्पॉन्ड्स टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट. अटॉर्नी जनरल को कॉरेस्पॉन्ड करता है. अपॉइंटमेंट और टर्म की हम बात कर लेते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है. बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वो स्टेट का एडवोकेट जनरल का नाम आपको पता होना चाहिए. हमारी कंट्री का जो करंट अटॉर्नी जनरल है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, राइट. करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है. अपॉइंटमेंट की बात करें, क्योंकि ये स्टेट का अपॉइंटमेंट है, स्टेट के सारे अपॉइंटमेंट्स डेफिनेटली गवर्नर करते हैं, तो गवर्नर हमारे अपॉइंट करते हैं. क्वालिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. ही मस्ट बी अ पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द हाई कोर्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाई कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन होते हैं उतने ही क्वालिफिकेशन हमारे एडवोकेट जनरल के होने चाहिए, तब जाके उसको वो पोस्ट दी जा सकती है. In other words, he must be citizen of India, must have held a judicial office for 10 years or been an advocate of High Court for 3 years. तो यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन भी आपको रिवाइज करने को मिल जाएगी. क्या क्वालिफिकेशन है कि एटलीस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, उसके साथ साथ कोई भी जुडिशियल ऑफिस जो है वो 10 साल के लिए या तो होल्ड किया हो या हाई कोर्ट का एडवोकेट 10 साल के लिए रहा हो, राइट. तो इन केसेस में ऑब्वियसली इनको अपॉइंट जो है एडवोकेट जनरल के पोस्ट पे किया जा सकता है. टर्म की अगर बात करें तो टर्म जो है वो फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट फिक्स नहीं किया गया है, राइट. और कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी प्रोसीजर और ग्राउंड्स उसके रिमूवल का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करता है. तो इन सभी केसेस में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी बात इस तरह की फिक्स नहीं करता है, उन सभी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट खुद से लॉ पास करके इन प्रोविजंस को डिसाइड कर सकता है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, लेकिन कि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. दिस मींस ही मे बी रिमूव बाय द गवर्नर एट एनी टाइम. मतलब क्या हुआ कि गवर्नर के प्लेजर पे ही ये ऑफिस को होल्ड करता है, और गवर्नर यदि चाहें तो एडवोकेट जनरल को कभी भी हटा सकते हैं, बट ऑब्वियसली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. गवर्नर जनरली कोई भी डिसीजन अपने खुद के बेसिस पे नहीं लेता है, एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ही वो लेता है, राइट. तो ये चीज़ है. तो इसमें दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है. पहली बात, टर्म और उसके रिमूवल का जो प्रोसेस है ये कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया गया है. स्टेट गवर्नमेंट खुद एक्ट पास करके इसको डिसाइड कर सकती है. जो चीज़ लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये लिखी गई है कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर के बेसिस पे ऑफिस होल्ड करता है, मतलब कि गवर्नर चाहे तो इसको ऑफिस से हटा सकता है. बाकी अपना रेजिग्नेशन भी वो गवर्नर को दे सकता है अगर चाहे तो, और ऑफिस को क्विट कर सकता है, राइट. कन्वेंशनली रिजाइंस व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइंस और रिप्लेस एज अपॉइंटेड ऑन हिज एडवाइस. ऑब्वियसली क्योंकि वो करंट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है. तो यदि गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है या गवर्नमेंट गिर जाती है या गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो ऑब्वियसली जनरली जो है हमारा जो एडवोकेट जनरल है वो भी जो है रिजाइन कर देता है या फिर वो अपने ऑफिस को क्विट कर देता है, और दूसरी जो गवर्नमेंट आती है वो अपने बंदे को फिर दोबारा से अपॉइंट करती है. रेम्यूनरेशन या सैलरी की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन उस चीज़ को फिक्स नहीं किया गया है. गवर्नर जो भी रेम्यूनरेशन डिसाइड करें वो रेम्यूनरेशन ये जो है इसको मिल सकता है. तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉट दी स्टेट लेजिस्लेचर. कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि भाई रेम्यूनरेशन को कहीं स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड नहीं करता. ऑब्वियसली यहाँ पे गवर्नर के ऑफिस, गवर्नर के प्लेजर पे क्योंकि ऑफिस होल्ड करता है, तो रेम्यूनरेशन भी गवर्नर डिसाइड करेंगे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मिस कर सकते हैं. ड्यूटीज और फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट. तो ड्यूटीज की अगर बात करें तो गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देता है अपॉन लीगल मैटर विच आर रेफर टू बाय द गवर्नर. तो गवर्नर जो भी लीगल मैटर्स रेफर करते हैं कि भैया आप स्टेट गवर्नमेंट को इन लीगल मैटर्स पे एडवाइस दीजिए, तो वो सारे लीगल मैटर्स पे इनको एडवाइस करते हैं. बाकी जो भी लीगल कैरेक्टर की अदर ड्यूटीज होती हैं जो गवर्नर उनको असाइन करते हैं, वो सारे के सारे लीगल कैरेक्टर की ड्यूटीज को भी जो है ये डिस्चार्ज करता है. बाकी जो भी
कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई भी और कानून पास करके इनके ऊपर यदि जो इनके ऊपर फंक्शंस जो है वो क्या कहते हैं डाले जाते हैं, कन्फर किए जाते हैं, वो सारे फंक्शंस को डिस्चार्ज करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। काफ़ी सारे केसेस में आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी हाई प्रोफाइल केसेस में हमारा एडवोकेट जनरल करता है, और खुद ही लॉ प्रैक्टिस करते हुए, मतलब खुद ही एक वकील की फॉर्म में प्रैक्टिस करता है और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में। तो अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो वो भी एक फंक्शन इसका हो सकता है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया, बट लेकिन इसी के अंदर वो इंक्लूडेड है। बाकी इन अ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी ही इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट, फर्दर राइट टू स्पीक टू एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एनी कमिटी ऑफ द लेजिस्लेचर of which he may be named a member but without right to vote। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनफैक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया भी है मेरे ख्याल से कि ऑब्वियसली क्योंकि ये ऑफिशियल ड्यूटी जब परफॉर्म करेगा तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट है, तो किसी भी कोर्ट में ये चाहे तो अपीयर आराम से कर सकता है, इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन दी स्टेट, स्टेट के अंदर, देश में नहीं, स्टेट में। इसके अलावा जो दोनों हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं उसके के सारे प्रोसीडिंग्स में ये बैठ सकता है, बोल सकता है, टेक पार्ट कर सकता है। इसके अलावा किसी कमेटी में अगर इसको मेंबर नेम किया गया है तो उस कमेटी में भी बैठ के जो है प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट हैविंग द राइट टू वोट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्पीकर की जो है ये पार्लियामेंट की दोनों हाउसेज में प्रोसीडिंग्स में तो टेक पार्ट कर सकता है, लेकिन वोट देने की जो पावर है वो ऑब्वियसली इसको नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि भाई इलेक्टेड मेंबर तो है नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर में तो वही लोग होते हैं जो पॉपुलरली इलेक्ट होके जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे एडवोकेट जनरल है वो इलेक्टेड तो है नहीं, तो इसीलिए वोटिंग की पावर्स जो इनको नहीं दी गई हैं। बट ऑब्वियसली ये वहां पे प्रोसीडिंग में रह सकता है एज अ मैटर, एज अ रिस्पेक्ट टू हिम। बाकी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो भी एमएलए की होती हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर की होती हैं, वो सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज को दी जाती है। तो सोचिए मतलब कि एक एमएलए का पूरा दर्जा हमारे एडवोकेट जनरल को दिया जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि उसको वोट करने का राइट नहीं दिया जाता है क्योंकि वो पॉपुलरली इलेक्टेड नहीं है, इसीलिए वोट करने का राइट नहीं दिया जाता। अदरवाइज एमएलए के सारे प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज और दर्जा जो है इसको दिया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बाकी कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे आर्टिकल्स मेरे ख्याल से आपको बाय हार्ट रखने तो नहीं चाहिए। वैसे अगर आप एक बार इनको गो थ्रू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज लक्ष्मीकांत के सारे टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ। तो प्लीज़ इन टेबल्स को पढ़ते रहिएगा, इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। सो आर्टिकल्स रिलेटेड टू एडवोकेट जनरल, तो 3 आर्टिकल दिए हैं। 165 में ऑब्वियसली इसके ऑफिस का प्रोविजन है, 177 में राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल है, 194 पावर प्रिविलेज इम्यूनिटीज हैं। तो ये एक बार आपको फ्लीटिंग नज़र जरूर डालनी चाहिए मेरे ख्याल से। मे नॉट बी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट, बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो खैर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ही है। आर्टिकल्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एट अ ग्लांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड सारे जो आर्टिकल्स हैं कि अटॉर्नी जनरल 76 में है, सीएजी का ऑफिस 148 में है, एडवोकेट जनरल 165, अभी मैंने आपको बताया। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो प्लीज़ इनको जो है ध्यान में एक बार ज़रूर रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर दोस्तों। प्लीज़ एग्जामों के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए। आई होप कि आप अच्छे से एग्जाम देंगे, एंड ऐसी कोई चैलेंज नहीं है जिसको आप जीत नहीं सकते लाइफ में। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।